हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इन जेआर कॉलेज। आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है जेआर कॉलेज। ओके श्योर। जैसे कि बात करें लेक्चर्स की, तो आज के जो लेक्चर्स है वो 11th स्टैंडर्ड के लिए है। कब से जो वेट कर रहे थे 11th स्टैंडर्ड के बच्चों, उनके लिए लेक्चर आ गया है। जनरल एंट्रीज के 3rd लेक्चर आ गए। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 देखने मिलेगा आज आपको। आज हम क्या क्या सीखेंगे, आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट सीखने वाले हैं, जैसे कि बैंक से रिलेटेड क्या होता है, चेक्स वगैरह सीखेंगे एंड कुछ यूटिलिटी ऑफ जनरल एंट्री सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में बहुत कुछ सीखने वाले हैं एंड आपको मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी देने वाला हूं। तो आज का वीडियो विदाउट स्किप किए आपको पूरा वीडियो देखना है एंड आपके फ्रेंड्स एंड आपके जो भी नेबर्स है उनको शेयर करना है कि उनको भी नॉलेज मिल सके। बिकॉज आज के डेट में बहुत से बच्चे जिनको बैंक का कुछ पता नहीं है, अब उनको क्या करते, मॉम डैड क्या करते, अपने बैंक बच्चों को बोलते चलो आप ये करो, ये इतने अमाउंट्स को डिपॉजिट करके आ जाओ बैंक में। तो बच्चों फर्स्ट टाइम बैंक में जाते हैं, बच्चे बोलते हैं कैसे डिपॉजिट करना, किसको देना, कैसे क्या भरना, फॉर्म भरना क्या होता है, ये सब चीजें बच्चों को नहीं मालूम होता है। बट आज के लेक्चर में हम लोग वही सब बात करने वाले, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तो अकाउंट्स का रिलेटेड कहाँ होता है, ज्यादा करके बैंक में होता है। तो आपको वो चीजें समझनी है, वो चीज क्या होती है वो देखनी है। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर पे आते। जैसे कि बात करें, आज 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3rd जनरल एंट्री करने वाले। लेक्चर नंबर 2 है, इंस्टा आईडी सूरज 100 करके है। आपको एनी प्रॉब्लम्स एनी डाउट देन प्लीज कमेंट एंड मैसेज मी, आई विल क्लियर योर डाउट। ओके श्योर। चलो, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए आते हम लोग लेक्चर पे आते। चलो, सबसे पहले जनरल वाउचर क्या होता है। अब मैं सिंपल से एक बात बता दूं कि अगर आपने 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 अगर एक बिजनेस को सेटअप किया है, अगर आपने अपने बिजनेस को सेटअप किया, उसमें आप डेली के लेन देन कर रहे हो, डेली के लेन देन आप कर रहे हो, अभी आप क्या करते हो, साल में एक बार क्या बनाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो जिसका नाम है बैलेंस शीट। ठीक है, अब जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो आपका बैलेंस शीट दोनों साइड का टैली होता है कि आपने खर्चा भी इतना किया एंड आपका प्रॉफिट भी इतना हुआ, असेट्स भी इतना आया। अब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको वो चीजें याद रहेगी कि आपने डेली क्या क्या खरीदा, क्या क्या बेचा, याद रहेगी आपको पर डे की ट्रांजेक्शन, आपने पर डे क्या ट्रांजेक्शन किया, आपको ये 1 ईयर के बाद याद रहेगा क्या, नहीं याद रहेगा। तो आप क्या करते, उस टाइम एक वाउचर बनाते, उस वाउचर पे आप एंट्री करते कि मेरे पास कितना कैश आया, मेरे पास से कितना कैश गया, मेरे पास से कितना गुड्स आया, मेरे पास से कितना गुड्स गया, मैंने कितना जीएसटी दिया, मैंने कहां पे क्या दिया, उसके सब एक आप प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते हो। तो उसको बोलते हैं जनरल वाउचर। तो जनरल वाउचर का बनाने का मेन वजह यह है कि जनरल वाउचर आपके पास रहेगी तो आपको 1 ईयर में जो आप बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें पोस्टिंग करने के लिए आपको वो हेल्प करेगा, आपको वो उससे मालूम पड़ेगा कि आपने कहां पे क्या चीजें दिया है। अंडरस्टैंड बच्चों। अगर आप जनरल वाउचर नहीं बनाएंगे, अगर आप 1-2 ट्रांजेक्शन अगर भूल गए तो क्या होएगा, आपका अकाउंट यहां से वहां हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आपके पास प्रॉपर जनरल रहेंगे, प्रॉपर जनरल वाउचर आपने बनाया होगा तो आपको वो ऑलवेज आपके पास रहेगा और वो आपको ट्रांजैक्शन करने में बहुत हेल्प करेगा। इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, वाउचर्स बनाते। बड़े बड़े बिजनेस में क्या करते, वन एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कि अभी क्रिकेट आता है, अभी आईपीएल आ रहा है। अब आईपीएल जब आता है, आईपीएल जब चालू होता है तो आईपीएल में क्या होता है पता है आपको, पहले एक जो हम से अभी आईपीएल आ रहा है, अब ऑनर्स क्या करेंगे, एक वाउचर बनाएंगे। ऑनर्स क्या करेंगे, जो टीम को खरीदते, जो प्लेयर्स को सिलेक्शन करते, ऑनर, जैसे कि अभी मुकेश अंबानी है, अब ये क्या करेंगे, एक वाउचर बना लेंगे कि चलो भाई मैंने रोहित शर्मा को कितने में लिया, 2 लाख में लिया। चलो मैंने ईशान किशन को कितने में लिया, 4 लाख में लिया। ठीक है, चलो मैंने जसप्रीत बुमराह को कितने में लिया, 2 लाख में लिया। अब वो अलग अलग वाउचर्स पे अलग अलग एंट्रीज कर देंगे। अब वाउचर्स, एक वाउचर्स होएगा बैट्समैन का, एक वाउचर होएगा बॉलर्स का, एक वाउचर होगा ऑलराउंडर्स का। ठीक है, ये 3 वाउचर वो बनाएंगे। अब वो क्या करेंगे, बैट्समैन की एंट्रीज बैट्समैन के वाउचर में करेंगे, ऑलराउंडर्स की एंट्रीज ऑलराउंडर्स के वाउचर में करेंगे, बॉलर्स की एंट्रीज बॉलर्स के एंट्रीज में करेंगे। अब उससे क्या होएगा, जब भी मुकेश अंबानी चाहे तो वो वाउचर्स देख के पता कर सकते कि भाई 2014 में मैंने बैट्समैन पे इतना खर्चा किया था, बॉलर्स पे इतना खर्चा किया था एंड द
ऑलराउंडर्स पे इतना खर्चा किया था एंड मैंने इस ईयर में इतना खर्चा किया है, तो उनको वो चीजें हमेशा याद रहेगी। क्यों याद रहेगी? क्योंकि उन्होंने जनरल वाउचर बनाया, वाउचर कभी जाएगा नहीं, वाउचर उनके पास रहेगा, तो वाउचर्स देके वो क्या इजीली पता कर देंगे, पता कर सकते हैं कि चलो भाई मैंने 4 साल से बैट्समैन पे ज्यादा यूज कर रहा हूं या बॉलर्स पे कर रहा हूं या किस पे कर रहा हूं, ऑलराउंडर्स पे कर रहा हूं। तो उनको वो नॉलेज पता होने के लिए वो क्या करेंगे, वाउचर्स बनाते हैं। तो ऐसे बिजनेस में भी होता है कि आपके कंपनी में, आपके इनकम में, आपके फर्म में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, इस ऑल डेट आप एक वाउचर से बनाते हैं एंड वाउचर्स को संभाल के रखते। वाउचर को संभाल के रखने का रीजन ये है कि आप जब भी ट्रांजेक्शन करेंगे अपने बैलेंस शीट में तो आपको वो बहुत हेल्प करेगा। ओके, अंडरस्टैंड? चलो, अब ये हो गया जनरल की बात कर ली, जनरल खत्म हो गया। अब जनरल में क्या बनता है बच्चों? कैश वाउचर बनता है, टैक्स इनवॉइस बनता है। अब कैश वाउचर क्या? सर बोलेंगे, बच्चों बोलेंगे सर कैश वाउचर है क्या? अब सिंपल सी बात आप ये समझ लो कि इसमें कैश बोला है। अब कैश बोला है तो जाहिर सी बात है आप कैश के एंट्रीज करोगे। अब कैश वाउचर आप बना रहे हो बच्चों, तो जो भी आपके पास से कैश आ रहा है, जो भी आपके पास से कैश जा रहा है, उसकी जो भी ट्रांजेक्शन है उसको आप अपने कैश वाउचर में रिकॉर्ड करोगे। सपोज वन एग्जांपल, इट इज द वॉच, इट इज द वॉच। मैंने ये वॉच को क्या क्या सेल किया, मैंने ये वॉच को क्या क्या सेल किया। अब मैंने 2000 का सेल किया, मेरे पास क्या आया? 2000 आया। तो मैं अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करूंगा कि कैश कम्स इन आवर बिजनेस। जैसे आप जर्नल एंट्रीज बनाते तो मेरे पास से क्या गया? वॉच गया। तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास आया क्या? कैश आया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू वॉच अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट मेरे पास आया और वॉच अकाउंट मेरे पास से गया। तो वैसे आप एंट्रीज करेंगे तो उसकी आप अमाउंट डाल के एंट्रीज करेंगे, तो उसको बोलते हैं कैश अकाउंट। मतलब जितना आपके पास से कैश आ रहा है या जा रहा है वैसी ट्रांजेक्शन आप कहां करेंगे? कैश के वाउचर में करेंगे। अंडरस्टैंड? जैसे मैंने आपको बता दिया कि बैट्समैन के भाई एंट्रीज कहां करेंगे? बैट्समैन के वाउचर में करेंगे। बॉलर्स के एंट्रीज कहां करेंगे? बॉलर्स के वाउचर में करेंगे। एंड द ऑलराउंडर्स के एंट्रीज कहां करेंगे? ऑलराउंडर्स के वाउचर में करेंगे। तो ऐसे ही सेम आपको भी अलग अलग एंट्रीज के अलग अलग वाउचर में आपको रिकॉर्ड्स करना है। बाद में आप क्या करेंगे? जब भी आप टैली करेंगे, जब भी आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप कैश वाउचर निकालेंगे, रिसीव वाउचर निकालेंगे, परचेज वाउचर निकालेंगे, सेल्स वाउचर निकालेंगे। तो आप हर वाउचर्स को निकाल के अपने फर्म में ट्रांजैक्शन करेंगे। इससे आपके फर्म का जो इंफॉर्मेशन है वो लीगल रहेगा और लॉन्ग टर्म तक चलेगा और उससे कोई कभी अनलीगल नहीं कर सकता। आपका बिजनेस कभी लॉस में नहीं जाएगा, ऑलवेज प्रॉफिट में जाएगा। बिकॉज आपने क्या किया? आपने हर एंट्रीज को अच्छे से किया है, तो उससे क्या होएगा? आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि मैं कहां गलत हूं, कहां सही हूं। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो, अब क्या बोला है? कैश वाउचर, द एविडेंस ऑफ कैश पेमेंट एंड कैश रिसीप्ट is called cash voucher. It is a document on the basis of which entries will be made in the cash book. ठीक है? अब सिंपल सी बात है, अगर आपके पास, अगर सपोज आपने किसी से कैश में दिया तो आप कैश की रिकॉर्ड्स करोगे, कैश वाउचर में उसको कैश के बिल दोगे, वो बिल आपके पास रहेगा। अगर आपने कुछ सामान मंगाया, सामने वाला आपको बिल देगा, आप वो बिल आपके संभाल के स्टेप मार के रखोगे कैश वाउचर में। अब जब भी आप अपने बैलेंस शीट बनाओगे तो आप देख सकते हो ना कि मेरे पास से कैश गया है, मैंने कुछ परचेस किया तो मेरे को बिल मिला है, तो सब मेरे पास से कैश गया है। तो सब देख के आप अपने बैलेंस शीट में आपके एंट्रीज करोगे। अंडरस्टैंड बच्चों? इसी वे में समझ रहा है? चलो, अब क्या बोला? टैक्स इनवॉइस। अब सिंपल सी बात है, टैक्स मतलब क्या होता है? आपको पता है कि भाई टैक्स मतलब क्या होता है? जब हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं उसको बोलते हैं टैक्स। और इनवॉइस मतलब क्या होता है? इनवॉइस मतलब होता है बिल। इनवॉइस मतलब क्या होता है? बिल। अब यहां पे क्या हुआ? टैक्स का बिल। अब टैक्स का बिल बोले तो क्या दिया? देखो बच्चों, टैक्स इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द सेलर टू इन्फॉर्म द बायर अबाउट द क्वांटिटी, सप्लाइड, रेट्स एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड विच गुड्स आर सप्लाइड, ट्रेड डिस्काउंट, इफ एनी, अलाउड, कास्ट, जीएसटी एंड एसजीएसटी एंड द टोटल अमाउंट पेबल बाय हिम। अब टैक्स इनवॉइस मतलब क्या? टैक्स का बिल देना। सबसे अच्छा एग्जांपल दो आपको, डीमार्ट। आप डीमार्ट गए रहेंगे, बिग बाजार गए होंगे, तो डीमार्ट में आपको एक बिल मिलता है, एक रिसिप्ट मिलता है, उसको बोलते हैं टैक्स इनवॉइस। उसके अंदर क्या रहता है बच्चों कि आपने क्या क्या सामान सेलिंग किया उसके एंट्रीज रहता है,
आपको कितना डिस्काउंट मिला उसका एंट्रीज रहता है, एंड उसके नीचे देखेंगे तो आपने कितना जीएसटी पे किया, कितना सीएसटी पे किया। अब बच्चों बोलेंगे सर जीएसटी और एचजीएसटी में फर्क क्या है? सिंपल सी बात है, अब जो ये जीएसटी दिया है बच्चों, जो ये जीएसटी दिया है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? जीएसटी का मतलब क्या होता है? गुड्स सर्विस टैक्सेस। मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, आप जीएसटी किसको देते हो? सेंट्रल को देते हो। पहली बात तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है पता है क्या आपको? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, अब जीएसटी आप दो जगह भरते हो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहां भरते हो? सेंट्रल को भरते हो। और एचजीएसटी का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अंडरस्टैंड में क्या बोल रहा हूं आपको कि जीएसटी का क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, एंड एसजीएसटी का क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस होता है। अंडरस्टैंड बच्चों? मतलब जीएसटी मतलब क्या? सेंट्रल गुड्स, मतलब कि आप जो भी जीएसटी भर रहे हो सेंट्रल को डायरेक्ट दे रहे हो, उसको बोलते हैं जीएसटी। और एसजीएसटी को क्या बोलते हो? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज। जब अपने स्टेट गवर्नमेंट को भरते हो उसको बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अंडरस्टैंड? मतलब कि सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब भी डीमार्ट गए होगे तो आप अभी जब गए होगे तो ठीक है, नहीं गए होगे तो फिर डीमार्ट जाना एंड शॉपिंग करना, एंड उसको आपको एक रिसिप्ट देंगे, आप वो रिसिप्ट को रीड करना। उसके अंदर आपके पूरी इंफॉर्मेशन रहेंगे कि आपने क्या लिया, कितने का लिया, आपको डिस्काउंट मिला, नहीं मिला, क्या मिला, इस दैट। और उसके नीचे लिखा आपने कितना % जीएसटी दिया एंड आपने कितना % एचडीएसटी दिया, वो उसके नीचे लिखा हुआ रहता है। ठीक है, ये कंपनी को पे करना रहता है। अब जीएसटी क्यों पे करना होता है? बिकॉज जीएसटी गवर्नमेंट इसलिए लेती है कि जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट लेके कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज करती है, कहीं ना कहीं पब्लिक सोशल वेलफेयर के लिए यूज करती है। तो अभी सबका जीएसटी अलग अलग रहता है। आगे हम लोग सीखेंगे कि भाई जीएसटी किस चीज का अलग अलग रहता है, आगे टॉपिक्स में आने वाला है, तो आप लोग इसको स्किप मत करना, पूरे वीडियोस को अच्छे से देखना। ठीक है, चलो ये अच्छा, ये समझ गया जनरल क्यों बनाते हैं हम लोग, जनरल वाउचर क्यों प्रिपेयर करते हैं? जनरल वाउचर इसलिए प्रिपेयर करते हैं बच्चों कि जनरल वाउचर हम बनाएंगे तो हमें जब भी हम अपने ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स करेंगे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे उसके लिए आपको जनरल वाउचर बहुत हेल्प करता है। अब जनरल वाउचर में दो चीजें आती है, कैश वाउचर और एक टैक्स और बिल इनवॉइस। ठीक है, अब कैश से जो भी रिलेटेड हो रहा है आप क्या करेंगे? कैश वाउचर में इसका रिकॉर्डिंग करेंगे। एंड सेकंड है टैक्स इनवॉइस बिल। अब टैक्स इनवॉइस मतलब क्या? जो भी आप टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं उसके इससे रिलेटेड जो भी आपके एंट्रीज है उसको आप लोग करेंगे टैक्स इनवॉइस में रिकॉर्डिंग करेंगे। अंडरस्टैंड? चलो अब क्या दिया है? डेफिनेशन ऑफ चेक। अब देखेंगे चेक। अब चेक से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। चलो अब ये बैंक है, अब चेक जमा करते हो ना आप बैंक में, ये बैंक है। अभी बहुत से बच्चों अभी आज भी कंफ्यूजन में है कि बैंक है मतलब बैंक के पास बहुत पैसा है, बैंक के पास हर अमाउंट है। ये एक बात गलत है, बैंक के पास कुछ भी पैसा नहीं है, बैंक के पास पैसा होता ही नहीं है। बैंक ये क्या हो गया? ये मिडल है। बैंक एक सब्सिडरी है, बैंक एक सर्विसेज है, बैंक एक मिडल आदमी है जो क्या करता है? सामने वाले से पैसा लेके सामने वाले को देता है। अभी देखो, अबे मिडल है बैंक। अबे बैंक क्या करेगा? डिपॉजिटर से बैंक में डिपॉजिटर करेगा, डिपॉजिटर से डिपॉजिटर पैसा लेगा और लोन प्रोवाइड टू अदर। देखो बैंक के पास 1 रुपया भी नहीं है, बैंक के पास यहाँ पे 0 पैसा है, बैंक के पास कुछ नहीं है। अब बैंक क्या करेगा? अपने डिपॉजिट क्या बोलेगा? भाई चलो तुम्हारे पास पैसा है, तुम मेरे बैंक मतलब मेरे बैंक में डिपॉजिट करो, मैं उसका आपको क्या दूंगा? मंथली कुछ भी आपको इंटरेस्ट पे करूंगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा? जो मिस्टर ए है, डिपॉजिटर मिस्टर ए है, वो क्या करेगा? लाख रुपए डिपॉजिट करेगा बैंक में। अब उसने लाख रुपए में क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया बैंक में। अब जहां पे बैंक के पास 0 पैसा था वहां बैंक के पास कितना हो गया बच्चों?
वहां बैंक के पास 1 लाख हो गया। अबे बैंक क्या करेगी, 1 लाख अपने पास रखेगी क्या? नहीं, ये बैंक क्या करेगी, किसी को लोन देगी। अबे बैंक जो है 1 लाख किसको दे देगी, बिजनेसमैन को दे देगी, और किसको भी, मतलब जो भी उनके मतलब उनके पास रहेगा उनको देगी एज अ पेपर वर्क करके लेगी कि आपके पास कितना प्रॉपर्टी है, कितना असेट्स है, आपके पास क्या क्या है, वो सब वैल्यूएबल थिंग देख के वो लोन प्रोवाइड करेगी बिजनेसमैन को। अब सिंपल सी बात है, अब बैंक ने 1 लाख किसको दे दिया, अब बैंक इसके पास से कितना इंटरेस्ट लेगी, 12 से 13% इंटरेस्ट लेगी, और इनको कितना देगी, 6 to 7%। मतलब आप समझ रहे हो क्या, 12 से 13% आप इनसे लेंगे और देंगे कितना सामने वाले को, 6 to 7%। बाकी का कौन, बाकी का सब बैंक क्या करेगी, प्रॉफिट। मतलब बैंक 0 पैसा लेके आ रही है, बैंक 0 पैसा लेके आ रही है, मगर बैंक क्या कर रही है, आपको सर्विस दे रही है, सामने वाले से पैसा लेके सामने वाले को दे रही है। मतलब एक ऐसा काम कर रही है कि अगर कुछ भी नुकसान होगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा, बैंक लेगा। तो बैंक खाली मतलब बोलते हैं ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपसे पैसा ले रही है। कस्टमर उनके पास पैसा जमा कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, दूसरे को लोन दे रहे हैं और उससे इंटरेस्ट लेके कुछ इंटरेस्ट खुद के पास रख रहे हैं, कुछ आपको दे रहे। तो ये होता है, बैंक के पास पैसा नहीं है, बैंक आपसे लेके दूसरे को चला रही है। मतलब बैंक क्या कर रही है, स्क्रोल डाउन कर रही है, बैंक रेगुलेट कर रही है, डिपॉजिटर से लेके लोन तक का। तो बैंक का सिस्टम कुछ ऐसे चलता है, अंडरस्टैंड। चलो अब डेफिनेशन ऑफ चेक बोला है। अब डेफिनेशन क्या बोलता है चेक का, देखो, ये चेक इज रिटर्न अनकंडीशनल ऑर्डर signed by the account holder directing a specific banker to pay a demand certain sum of money only to person name there into the bearer। अब सिंपल सी बात है, अभी चेक मतलब क्या होता है, अभी सपोज अगर आपके पास आपका अकाउंट खुला है एंड आपके पास चेक है। अब जब भी आप चेक देंगे ना बच्चों, तो चेक से क्या होता है कि चेक की जो एंट्रीज रहती है वो ऑलवेज रिकॉर्डिंग रहती है। मतलब कभी आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। अभी सपोज आपने, एक एग्जांपल देता हूं, अभी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कैश दिया। अब कैश दिया, अभी कैश क्या हमेशा याद रहेगा क्या, कल का मिस्टर बी क्या बोलेगा मिस्टर ए को, आपने कब कब दिया कैश, कितना कैश दिया, नहीं दिया। अगर मिस्टर बी पलट गया तो मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर ए के पास कोई प्रूफ रहेगा क्या, कोई एविडेंस रहेगा क्या, नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है। सपोज मैं हूं, अगर आपने मुझे 10,000 रुपए दिया, बोला सर आप 10,000 रुपए ले लो मेरे से। अभी कल का मैं बोलूंगी आपने कब दिया मुझे, तो आप क्या बोलेंगे, आपके पास कोई प्रूफ है क्या, नहीं है। बट अगर आप मुझे चेक देंगे तो आपके पास क्या रहेगा, प्रूफ रहेगा। वो बैंक से चेक क्लियर होएगा, मेरे अकाउंट में आएगा, तो उसके बैंक में क्या होता है, उसका एंट्री हो जाता है कि इतना अमाउंट इतने चेक पे यहाँ वहां पे गया। तो उसका जो बोलते हैं ना एविडेंस आफ्टर लॉन्ग टाइम तक रहता है। तो कल का मैं आपको बोल सकता हूँ क्या भाई ने आपने मुझे 10,000 नहीं दिया, आप बोल सकते ना भाई ये चेक नंबर है, इस डेट को मैंने आपको ये चेक दिया है, ये इसका मेरे पास क्या है, एविडेंस है, प्रूफ है। तो चेक किसके लिए आप यूज करते हैं, जब भी बड़े बड़े आप अमाउंट में पैसा देना होता है। तो बहुत से लोग, बहुत से बिजनेसमैन यही काम करते कि चेक देते हैं, सामने लोगों को कैश कभी देते नहीं है, क्योंकि कैश का कोई एंट्रीज नहीं है ना आपके पास है, ना एंट्रीज ना मेरे पास है। बट चेक देंगे तो चेक का एंट्रीज आपके अकाउंट में ऑलवेज रहता है और एक लीगल चीज है। तो इसके लिए आप लोग को चेक यूज करना चाहिए। ओके चलो, अब क्या बोला है बच्चों, कंटेंट्स। सॉरी, अब क्या बोला है, कंटेंट्स। अब सिंपल सी बात है, आप जब भी बैंक में जाते हो, आप जब भी बैंक में जाते हो, अगर आपने पैसा आपको डिपॉजिट करना है बच्चों, अब डिपॉजिट करना तो आप क्या करते हो, आप पहले एक स्लिप लेते हो। अब बहुत से बच्चों को स्लिप भरना ही नहीं आता है। अब स्लिप भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या लगता है, आप सबसे पहले मैं आपको चेक दे दिया, चलो मैंने आपको 10,000 का चेक दे दिया। अब आपको चेक जमा करना है आपके अकाउंट में, तो आप कैसे जमा करोगे, आप चेक लोगे। अब चेक के बदले आपको स्लिप लेना पड़ेगा, एक स्लिप लोगे जो आपके बैंक में रहता है, डिपॉजिट स्लिप। अब वो स्लिप पे आप पहले क्या करोगे, नेम ऑफ द बैंक एंड एड्रेस ऑफ द ब्रांच, क्या करोगे, नेम ऑफ द बैंक एंड एड्रेस ऑफ द ब्रांच, मतलब बैंक का नाम लिखोगे और बैंक का एड्रेस लिखोगे। अब एड्रेस में क्या बोलते हैं, देखो जो भी ब्रांच रहेगा, जैसे कि आपका जो भी ब्रांच है,
बोईसर का ब्रांच है, पालघर का ब्रांच है, थाने का है, मुंबई का है, मुलुंड का है, जो भी ब्रांच है आप वहां लिखोगे थाने ब्रांच, मुलुंड ब्रांच, घाटकोपर, जोगेश्वरी, गोरेगांव, वसई, विरार, जो भी ब्रांच रहेगा वो लिखना है, आप कहां से हो वो, और आपको बैंक का नाम लिखना है, जो भी आपका बैंक रहेगा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक, सरस्वत बैंक, जो भी बैंक रहेगा उसका आपको नाम लिखना है, ठीक है। फिर क्या बोलना है, नेम ऑफ द पे, नेम ऑफ द पे मतलब आप किसको पे करना है, आप किसको पे करना है आपको वो लिखना है कि किसके अकाउंट में डालना है वो चेक, ठीक है। खुद के अकाउंट में डालने का है, खुद का नाम लिखो, दूसरे के अकाउंट में शिफ्ट करना है तो दूसरे का नाम लिख करके वो चेक को वहां पे बैरे करके कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या बोला है, अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स, अमाउंट्स को आपको वर्ड्स में भी लिखना है और फिगर्स में भी लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि अमाउंट वाली चीज है, अगर आपने दोनों बाय चांस कभी आपका कोई मिस्टेक हो गया, कहीं जीरो हट गया या कुछ हो गया, तो आप फिगर से सर को राइट कर सकते, वो खुद से भी डाल सकते। सपोज आप कैश जमा करके चले गए, अब वहां पे समझ लो वो जीरो मिस्टेक हो गया, ये जीरो मिस्टेक हो गया, बट आपने फिगर्स में करेक्ट लिखा है तो क्या हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा। अगर आपने फिगर्स भी रॉन्ग लिखा है और ये भी रॉन्ग है तो चेक क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, चेक कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके पे आपको दोनों लिखना पड़ता है, तो वर्ड्स में भी लिखना पड़ता है और फिगर्स में भी लिखना पड़ता है, जितना आपका अमाउंट रहेगा उतना, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बोला है देखो, नेम एंड सिग्नेचर एंड द अकाउंट होल्डर। अब सिंपल सी बात है, जिसका भी अकाउंट है, जो अकाउंटर है, जिसके नाम पे अकाउंट है, उसका चेक पे क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक उसका साइन नहीं रहेगा आपका चेक क्लियर होगा क्या, नहीं होगा, उसका साइन बहुत जरूरी है। फिर क्या बोलते हैं, चेक नंबर। अभी जो आपको नंबर का चेक दिया है, जो भी आपको चेक दिया है उस पर एक नंबर्स लिखा रहता है, तो आपको वो स्लिप पे लिखना है कि अगर बाय चांस आपका चेक गायब हो गया है, कुछ भी मिस वांटेज हो गया, तो वो चेक उससे पता कर सकते हैं, वो चेक नंबर से। तो जो भी चेक पे आपका नंबर रहेगा वो भी आपको स्लिप पे लिखना है, अंडरस्टैंड। चलो अभी क्या बोलते हैं, MICR नंबर। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर MICR नंबर क्या होता है। जब भी आप चेक लेंगे ना बच्चों, ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, मैंने आपके लिए बनाया है खास। ये जो नंबर होता है देखो, ये नीचे ये जो नंबर होता है ना, ये जो नंबर है उसको बोलते हैं MICR नंबर। इसको क्या बोलते हैं, MICR नंबर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी आपको लिखना हो जरूरी होता है आपके स्लिप पे, ओके। फिर क्या बोला, IFSC कोड। अब देखो ये बैंक का इंफॉर्मेशन है, ये अकाउंट नंबर, ये बैंक का इंफॉर्मेशन है। IFSC कोड क्या मतलब, आपके पासबुक लेंगे ना आप, तो पासबुक में IFSC कोड दिया रहता है, जो भी आपका बैंक रहेगा उसका अलग अलग IFSC, सबका अलग अलग IFSC रहता है, ठीक है। तो IFSC कोड आपके पासबुक पर रहेगा, वो भी आपको वहां पे मेंशन करना होता है। फिर क्या बोला, अकाउंट नंबर। अब सिंपल सी बात है, अकाउंट नंबर आपको जरूर मेंशन करना, किसके अकाउंट में डालना है पैसा, उसका अकाउंट नंबर आपको उसके अंदर मेंशन करना रहता है। तो बैंक वाले वो अकाउंट नंबर पे आपका चेक क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अंडरस्टैंड बच्चों, समझ में आ रहा है। चलो अब क्या बोला है, टाइप्स ऑफ चेक। अब 3 तरीके के चेक होते हैं, बेरियर, ऑर्डर, क्रॉस। अब सर बोलेंगे बेरियर चेक मतलब क्या, बेरियर चेक मतलब क्या, ये चेक है, अब ये चेक है, अब मैंने ये चेक दे दिया, अब बेरियर जो लिखा है ना यहाँ पे, और बेरियर, अगर मैं यहाँ कुछ भी नहीं करता हूं, अगर मैं यहाँ कुछ भी नहीं करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, मेरा बेरियर चेक हो जाएगा। मतलब क्या कि बेरियर चेक मतलब ऐसा कि ये चेक मैंने आपको दे दिया, ये चेक अगर मैंने आपको दे दिया तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट अकाउंट पे जाओगे और ये चेक दिखाओगे और आपको तुरंत कैश में पैसा मिल जाएगा। अंडरस्टैंड। अगर ये चेक मैंने आपको दे दिया और आपसे चेक गायब हो गया और ये चेक तीसरे पर्सन को अगर मिल गया तो तीसरा पर्सन भी क्या कर सकता है, अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। ये होता है बेरियर चेक। मतलब बेरियर चेक एक तरीके का बहुत रिस्क चेक होता है, बहुत रिस्की चेक होता है। इस चेक का डिमांड डायरेक्ट होता है कि यहाँ पे चेक लेके जाओ, ये समझ लो कैश है, ये वन टाइप ऑफ कैश चेक है। ये चेक गए आप काउंटर पे दिए ना, आपको तुरंत कैश मिल गया, आपको कोई पूछताछ नहीं होगा, आपको नो क्या हो कुछ नहीं, आपने ये बेरियर चेक दिया और आप ऑटोमेटिक कैश लेके आ जाओगे। अंडरस्टैंड। तो बेरियर चेक बहुत रिस्की होता है, तो बेरियर चेक बहुत संभाल के दीजिए, और जिसको मिल रहा है प्लीज वो बेरियर चेक बहुत संभाल के रखो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है, ठीक है। क्योंकि ये इसका तीसरा पार्टनर भी इसका फायदा उठा सकता है बेरियर चेक का, ठीक है। अब क्या बोला, ऑर्डर चेक। अब ये बेरियर है ना, अगर ये बेरियर पे अगर आपने ऐसा सर्कल कर दिया, बेरियर पे अगर आपने ऐसा सर्कल कर दिया तो ये क्या हो गया, ऑर्डर चेक हो गया।
ऑर्डर चेक मतलब क्या, जब आप ये चेक लेके जाओगे तो आपका जो काउंटर है वो क्या करेगा, पहले आपको बोलेगा अपना डॉक्यूमेंट दिखाओ, आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगा, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड चेक करेगा, फिर उसको कंफर्मेशन करेगा। जब आपका डॉक्यूमेंट कंफर्मेशन हो जाएगा उसके बाद ही आपको वो क्या करेगा, कैश में पैसा देगा। इसको बोलते हैं ऑर्डर चेक, कि आपको वहां पे प्रूफ मांगेगा, आपको वहां पे चेक करेगा, उसके बाद आपको अमाउंट देगा, उसको बोलते हैं ऑर्डर चेक। तो जब बहुत सी जगह पे ऑर्डर चेक ही यूज किया जाता है, बेरर चेक यूज किया जाता है क्या, नहीं। ओके चलो, अब क्रॉस चेक। अब सिंपल सी बात है, अगर इस चेक पे मैं ऐसा कर दूं, इस चेक पे अगर मैं ऐसा कर दूं, ये मेरे लिए क्या होगा, क्रॉस चेक हो गया। अगर मैं ऐसा चेक पे करके दूंगा तो ये मेरे लिए क्या हो गया, क्रॉस चेक हो गया। क्रॉस चेक मतलब क्या, डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर करना, मतलब कि मुझे कैश में पैसा नहीं मिलेगा। अगर मैं ये चेक लेके जाके बैंक में दे रहा हूं तो क्या होगा, मेरे अकाउंट में वो मेरा क्या करेगा, डॉक्यूमेंट चेक करेगा, एंड डॉक्यूमेंट चेक करके क्या करेगा, मेरे अकाउंट में पैसे को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देंगे। अंडरस्टैंड बच्चों, क्रॉस चेक क्या होता है, बेरर चेक क्या होता है समझ गए, रिस्की चेक हो गया। ऑर्डर चेक मतलब क्या, ठीक ठाक है, जाएंगे आप लोग डॉक्यूमेंट चेक करके आपको कैश मिल जाएगा। क्रॉस चेक मतलब क्या, डायरेक्ट आपका अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा पैसा आपका डॉक्यूमेंट चेक करके। अंडरस्टैंड, 3 टाइप्स ऑफ चेक होते हैं, समझ गया चीज है आपको। चेक कैसे, चेक का वैल्यू ये होता है, ये चेक होता है, ठीक है। चेक का प्रोसीजर ये होता है, आपको किसको पे करना है। चलो अब मेरा चेक है, अब मेरे को पे करना है राम को, तो मैं क्या लिखूंगा, राम, राम को पे करना है, राम शुक्ला, ठीक है। अब रुपीज कितना बाई रुपीज है वो करना है आपको, जो भी रहेगा रुपीज, अकाउंट नंबर आपको डालने का है, बरोबर। यहाँ पे क्या अमाउंट डालने का है, यहाँ पे रुपीज में अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे फिगर में अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा, ये आपका MICR नंबर है, ये आपका IFSC कोड है, ये आपका स्टेट बैंक का नाम है, ये आपका एड्रेस स्टेट बैंक का, ठीक है। तो चेक पे ऑल डेट ये सब चीजें मेंशन किया हुआ रहता है, तो आप चेक का स्क्रीनशॉट ले लो। चेक कभी अगर आपको ड्रॉ करने के लिए बोला तो आप चेक को आपको ऐसे ड्रॉ करना होता है, ठीक है। चलो अब बात करें मीनिंग एंड डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ जनरल। अब मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी ऑफ जनरल मतलब कि आपको जनरल क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको जनरल बनाना ही क्यों इंपॉर्टेंट है। सबका सवाल होगा ना कि सर क्या है जनरल से, क्या मिलेगा, कुछ मिलने वाला है क्या, पैसा मिलने वाला है क्या, नहीं मिलने वाला है। बट आपको जनरल बनाना बहुत कंपलसरी होता है। यूटिलिटी का मतलब होता है कंपलसरी, ठीक है, क्या आपको फायदा होता है वो, ठीक है। अब मीनिंग की बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें, तो एवरीडे बिजनेसमैन परफॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, दिस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक। अब सिंपल सी बात है, हर दिन हर अलग ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में होता है, कुछ आता है कुछ जाता है, कुछ डैमेज होता है, कुछ फायर से नुकसान होता है, बहुत सी चीजें आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। तो अलग अलग चीजें होती है आपके बिजनेस में, उसके अलग अलग ट्रांजेक्शन होते हैं। अगर आपने कुछ सामान को सेलिंग किया तो आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा। कुछ आपने परचेस किया तो क्या जाएगा, कैश जाएगा। अगर आपसे कुछ गलती है तो कुछ सामान डैमेज हो रहा है, कुछ लाने में कुछ नुकसान हो जा रहा है, तो कहाँ जाएगा, बैड डिप्स में जाएगा। आपने कुछ सामान उधारी में दिया तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। कुछ सामान उधारी में लिया तो डेबिट में जाएगा। मतलब देखो हर एक ट्रांजेक्शन के अलग अलग एंट्रीज होते हैं, तो आपको वो सब अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है। जब आप रिकॉर्ड्स करेंगे, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप पे लायबिलिटी कितना है, आपको सामने वाले से लेना कितना है, डेटर से लेना कितना है, क्रेडिटर कितने हो आप। डेटर मतलब क्या होता है, सामने वाले से पैसा लेना। अगर मुझे सामने वाले से पैसा लेना है, अब 10 जन से लेना है 5-5 हजार, तो कितना हो गया, 50 हजार। तो मैं एक ही, अब मैं बैलेंस शॉप शीट में क्या करूंगा, 10 लोग का नाम लिखूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, एक ही नाम लिखूंगा, क्या लिखूंगा, डेटर्स। अब मैं क्या करूंगा, 10 आदमी का कैलकुलेशन कर लूंगा, भाई 5-5 हजार 10 आदमी से लेना, मतलब कितना हो गया, 50 हजार हो गया। तो मैं अपने अकाउंट्स में क्या करूंगा, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में 1 ईयर बनाता हूँ, वहां क्या करूँ, डेटर्स से मुझे कितना लेना है, 50 हजार लेना है। एंड मेरे पे कितना लाइबिलिटी है वो मैं पूरा कैलकुलेशन करूंगा और लिखूंगा लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, मतलब कि मैं इतना क्रेडिटर्स हूँ, मुझे सामने वालों को इतना देना है। तो वो सब करने के लिए हम वाउचर बनाते हैं और उसके यूजेस से हम लोग अपना ट्रांजेक्शन इजीली में कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब क्या बोला है मीनिंग, द वर्ड जनरल इज ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जॉर विच मीन्स अ डे, देयरफॉर मीन्स अ डेली रिकॉर्ड। मतलब क्या कि जो ये जनरल रिकॉर्ड है वो फ्रेंच वर्ड में ड्राइव किया गया था, जिसका मतलब JOUR। उसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स अ डे, कि मतलब आपके दिन भर में क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको आप रिकॉर्डिंग करोगे, उसको बोलते हैं जनरल, ठीक है। आप दिन भर में क्या करते हो, आप पर डे में क्या क्या सेलिंग करते हो, पर डे में क्या क्या आपके ट्रांजेक्शन है, क्या क्या आपके एक्टिविटी है, वो सब क्या होता है, रिकॉर्ड्स करना होता है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में। उसको क्या बोलते हैं, जनरल। ये क्या बोलता है, फ्रेंच वर्ड बोलता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलो फिर क्या बोला है, डेफिनेशन।
According to LCC Cropper, a journal is a book employed to classify or sort out transaction in a form convenient for their subsequent entry in the ledger. सिंपल सी बात है. डेफिनेशन क्या बोलता है कि जो भी आपका एवरी ट्रांजेक्शन होता है, जो भी आपका एवरीडे ट्रांजेक्शन होता है, जो भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड्स करते हो, उसको वो आपको देख के लेजर बनाना बहुत इजी होता है. अब लेजर मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, लेजर मतलब क्या होता है, एक हर एक इफेक्ट के दो इफेक्ट होते हैं. तो कुछ आपके पास जा रहा है, किसके लिए जा रहा है और किसके लिए आ रहा है. अभी सपोज मैंने एक सामान परचेस किया, तो मेरे पास क्या आ रहा है? लैपटॉप आ रहा है. तो मैं अपने अकाउंट में क्या करूंगा? लैपटॉप आ रहा है तो मेरे को लैपटॉप अकाउंट डेबिट. बट जा क्या रहा है? कैश जा रहा है. तो क्या टू कैश अकाउंट क्रेडिट. मतलब कि कुछ आ रहा है और कुछ जा रहा है, उसको बोलते हैं लेजर. मतलब आपको एक एंट्री बनाना है, आपको एक पोस्टिंग करना है. जो भी आप अकाउंट्स बनाते हैं, अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं. अब आगे जब जनरल्स बनाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जनरल किस तरीके से बनता है, जनरल एंट्रीज कैसे क्या होता है. ठीक है, आगे सीखेंगे, हम लोग सीखने वाले. ठीक है, चलो. अभी क्या बोला है? जीएसटी बोला है. अब मैंने आपको बोला था जीएसटी आपको सीखने मिलेगा, सीएसटी आपको सीखने मिलेगा. आपका इस तरह पे करते हैं, कौन कौन से कमोडिटीज को ज्यादा जीएसटी पे करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप ऑफ जीएसटी पे करना पड़ता है, अलग अलग प्रोडक्ट पे, अलग अलग कमोडिटीज पे. ठीक है, अब ऐसी कौन सी कमोडिटीज इस पे लो इंटरेस्ट रहता है, ऐसी कौन सी कमोडिटीज है जिस पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है? तो सिंपल सी बात है, जीरो रेटेड क्या रहता है? जीरो मतलब कि जिसपे जीएसटी 0% होता है, ऐसे चीज पे जिसपे जीएसटी 0% होता है. तो वो चीज कौन सी है? वो गुड्स में, मतलब कि वो सामान में ऐसा कौन सा चीज है? एसेंशियल कमोडिटीज. एसेंशियल मतलब जरूरतें की चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आप लाइफ में सर्वाइव नहीं कर सकते. जैसे कि आपके लिए फूड हो गया. अब फूड पे अगर जीएसटी में लगा दो तो क्या आप परचेस कर पाओगे? बहुत लोग कर लेंगे बट बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपने कंट्री में बहुत से लोग अमीर है, बहुत से लोग गरीब है, और बहुत से लोग क्या है? मिडिल क्लास के लोग हैं. तो पुअर फैमिली, रिच फैमिली एंड द मिडिल क्लास फैमिली. अब पुअर फैमिली को अगर मैंने खाने पे जीएसटी लगा दिया तो क्या वो अज्यूम कर पाएंगे? क्या वो खरीद पा के खा पाएंगे क्या? क्योंकि वो महंगा चीज है, वो नहीं अज्यूम कर पाएंगे. अगर अमीर आदमी के में जीएसटी लगा तो वो क्या करके अज्यूम करके खा सकते हैं, चला सकते हैं. मिडिल क्लास भी खा सकते हैं, चला सकते हैं, बट पुअर क्लास कर सकते क्या? नहीं. तो जो भी आपकी एसेंशियल कमोडिटीज है, जो भी आपकी जरूरतमंदों की चीज है, उसके ऊपर जीएसटी परसेंट क्या रहता है? जीरो रहता है. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, फूड हो गया, फूड पे जीएसटी 0% रहता है. ग्रेन्स हो गया, व्हीट, राइस, इट्स ऑल डैट, जो भी आपकी चीजें एसेंशियल है, आपके शेल्टर, आपके होम्स, रहने के घर, ये सब पे जो जीएसटी है वो क्या है? 0% है. सर्विस की बात करें बच्चों, चैरिटेबल ट्रस्ट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन. अभी चैरिटेबल ट्रस्ट मतलब क्या बच्चों? सिंपल सी बात है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, उसको कोई कोई ट्रस्ट चलाता है. अगर मैं ट्रस्ट पे क्या कर दूं, ट्रस्ट में अगर जीएसटी में कर दूं तो कोई ट्रस्ट चलाएगा क्या? कोई फ्री में जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को? क्योंकि पहले से वो ट्रस्ट चला रहे, पहले से ही वो लोगों का सेवा कर रहे. और आप अगर जीएसटी कर देंगे तो और अमाउंट तो बढ़ जाएगा. तो कोई करेगा क्या? नहीं करेगा. और सिंपल है एजुकेशन. अभी देखो, बहुत से बच्चे एजुकेशन, बहुत स्कूलों में, अगर मैं स्कूल पे क्या करूं? जीएसटी कर दूं. अगर मैंने स्कूल पे जीएसटी भरना है तो मैं क्या करूंगा? फीस बढ़ा के लूंगा. तो उसमें नुकसान क्या होगा कि जो भी पुअर फैमिली है, जो पुअर स्टूडेंट है, पुअर क्लास से जो मिडिल क्लास के स्टूडेंट है, वो क्या करेंगे? वो पे नहीं कर पाएंगे उतना फीस, तो वो क्या करेंगे? पढ़ नहीं पाएंगे. इसके लिए आपके एजुकेशन पे जो गवर्नमेंट है वो 0% जीएसटी चार्ज करती है बच्चों. ठीक है, फिर क्या बोला? एजुकेशन, एग्रीकल्चर. अगर मैंने एग्रीकल्चर पे जीएसटी कर दिया तो क्या कोई खेती करेगा क्या? नहीं, कोई खेती नहीं करेगा. तो हमें खाने को राइस, व्हीट, ये सब मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. इसके लिए आपको एग्रीकल्चर पे गवर्नमेंट जीएसटी लागू नहीं करती है. एंड एग्रीकल्चर लोग को बहुत सपोर्ट करती है, बिकॉज एग्रीकल्चर आपके इन्वायरमेंट में, और इंडिया, आपके लाइफ में एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट एग्रीकल्चर कोई भी पीपल इन द लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पाएगा. तो एग्रीकल्चर वालों को, फार्मर्स लोगों को गवर्नमेंट जीएसटी कभी चार्ज नहीं करती और कभी करेगी भी नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अवर इंडिया आउटसाइड ऑफ द कंट्री. ओके, क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, अनाज नहीं आएगा. अनाज नहीं आएगा तो हम खाएंगे क्या भाई? रहेंगे कैसा? सर्वाइव कैसा करेंगे? बिना खाए पिए हम सर्वाइव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. सिंपल सी बात है. इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? इस जगह पे 0% चार्ज करती है. ठीक है, फिर अब क्या बोला? लो रेट्स 5%. अब लो रेट्स 5% मतलब कि कुछ जगह पे गवर्नमेंट अगर जीएसटी चार्ज ही नहीं करेगी तो अपना जो इकोनॉमिक वेलफेयर है वो क्या आगे बढ़ सकता है क्या? हमारा इकोनॉमिक्स अप होएगा क्या? नहीं, डाउन होता जाएगा.
तो जीएसटी चार्ज करने के पीछे भी रीजन रहता है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि बोलो भाई हम लोग 4-5 कैटेगरी में क्या करेंगे, जीएसटी को डिवाइडेशन कर देंगे। अब जिसमें सबसे कम रेट लगता है, लो रेट लगता है, गुड्स बोले कमोडिटी यूज आइटम, कॉमनली यूज आइटम, मतलब कि जो कॉमनली यूज होता है, जिससे मतलब क्या, अभी सपोज एलपीजी सिलेंडर बोला, अब जो जो कंज्यूमर, जो पीपल अज्यूम कर सकते हैं एलपीजी सिलेंडर, वो क्या करेंगे, एलपीजी सिलेंडर यूज करेंगे। अगर जो नहीं कर पा रहा है तो वो क्या करेगा, चूल्हे पे खाना बनाएगा, चूल्हा जलाएगा, लकड़ी लाएंगे, खाना बनाएंगे। तो मतलब जो भी आप कॉमनली यूज करते हैं उस पर क्या करती है गवर्नमेंट, थोड़ा चार्ज लगाती है, मतलब नॉर्मल चार्ज लगाती है कि इससे आप कॉमनली मतलब आप अज्यूम करके यूज कर सकते हो। तो वो हो गया एलपीजी सिलेंडर, टी हो गया, कॉफी हो गया, चाय, कॉफीज, ये सब पे गवर्नमेंट क्या करती है, लो चार्ज लगाती है, मतलब कि लो रेट्स ऑफ चार्ज मतलब अज्यूम करते हैं, ठीक है। अभी सर्विसेज की बात करें तो रेलवे एंड बस ट्रांसपोर्ट, अभी आपको पता है कि सिंपल सी बात है, अगर आपको मुंबई से लेके पुणे जाना है, अगर आप रेलवे यूज करते हो, आप ट्रेन यूज करते हो, तो आपका अमाउंट 200-300 में हो जाएगा। अगर आप फ्लाइट यूज करते हो तो कितने में जाएगा, वो 3000-4000 तक जा सकता है। अगर आप प्राइवेट कार करते हो तो कितना जाएगा, 2500-2600, 3000-4000 के आसपास जाएगा। तो सबसे कम क्या है, रेलवे है, क्योंकि रेलवे पे जीएसटी नहीं है ना भाई। तो ऐसे चीजों पे क्या करती है गवर्नमेंट, कम चार्ज करती है। अभी आपने देखा होगा कि हर सिटी में एक गवर्नमेंट के बस चलते होंगे, लाल डब्बा। लाल डब्बा से कंपेयर करें अदर बस को, तो लाल डब्बा का जो रेट है वो बहुत कम रहता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे जगहों पे जो जीएसटी है वो क्या करती है, कम चार्ज करती है, जिससे कॉमनली यूज कर सके, जो कॉमन यूज कर सकती है पब्लिक, मतलब यूज कर सके, ठीक है। अभी कैसा रहता है देखो, सिंपल सी बात है, जो बच्चे, जो पीपल अगर प्राइस को अफोर्डेबल कर सकते हैं वो क्या करेंगे, प्राइवेट कार से जाएंगे या प्राइवेट बस से जाएंगे या पब्लिक बस से जाएंगे। तो उनके जो रेट्स रहते हैं वो थोड़ा ना प्राइवेट पब्लिक से हार्ड रहते हैं। अभी गवर्नमेंट बस का रेट कितना रहेगा 5, तो वही बाहर का कितना रहेगा 10 रहेगा, मतलब डबल रहता है। तो क्या दोनों सर्विस आपके पास है, अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा सर्विस यूज करते हो, ओके। तो जो कॉमनली यूज किया जाता है, जो कॉमनली यूज लगता है अपने पीपल को, अपने सोसाइटी को, उस पर गवर्नमेंट क्या करती है, लो करती है शायद, बट लो में करती है, जो कि बहुत नॉर्मल होता है, ठीक है। चलो अब क्या बोला, स्टैंडर्ड रेटेड 12%। अब इसके अंदर आता है कुछ स्टैंडर्ड रेटेड। अब स्टैंडर्ड रेटेड 3 टाइप का होता है, 1, 2, 3। तो जो फर्स्ट होता है उस पर कम चार्ज होता है, जिसका मतलब 12% चार्ज होता है। अब इसमें गुड्स में देखो क्या आता है, गुड्स में आता है देखो कंज्यूमर गुड्स, बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स, जाम्स, मतलब कि कुछ एडवांस। अभी बहुत से घर में क्या होता है, देखो ये मतलब मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ कि बहुत से घर में क्या होता है, जब चूल्हा जलता है ना बच्चों, तो नमक रोटी खाना पड़ता है। क्या, क्योंकि उनके पास वो चीज़ें वो अज्यूम नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास वो चीज़ें रहती नहीं है। और बहुत से घर में क्या रहता है कि भाई उनको घी चाहिए, जाम्स चाहिए, अलग अलग चीज़ें चाहिए। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि ए और बी समझ लो, ए का घर है वो महीने का 12,000 कमाता है, और जो बी है वो 50,000 कमाता है। अब 12,000 जो कमाता है वो क्या करेगा, उसकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या रहेगी कि भाई जो मिल जाए खा पी के निकालना। अगर दाल चावल मिले, दाल चावल में वो मतलब दिन काट लेगा। बट जो 50,000 कमा रहा हो, क्या करेगा, अरे भाई पिकल्स दो। मतलब कि जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। जैसा आपका इनकम बढ़ेगा वैसा आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। तो ये चीजें वहां पे अफोर्डेबल करती है कि आप क्या चीजें अज्यूम करते हो, क्या चीजें अज्यूम नहीं करते हो। अब जो 12,000 कमाता है वो क्या करेगा, दाल चावल बना के अपनी मतलब जरूरतों को, बेसिक नीड्स को पूरा करके लाइफ में सर्वाइव करेगा एंड लाइफ को जिएगा। और जो 50,000 कमाता है वो क्या करेगा भाई, दाल चावल पे क्या करेगा, अचार लेगा, जाम्स लेगा, अलग अलग चीजें लेगा, घी लेगा, दाल में डाल के खाएगा। मतलब कैसा कि जैसे आपकी इनकम है वैसे आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ते रहेगी। अगर आपकी हाई इनकम है तो आपके जीने का तरीका भी क्या रहेगा, हाई डिमांड पे रहेगा। आपका लो इनकम है तो आपको जीने का तरीका क्या रहेगा, लो इनकम रहेगा। वो इज द बेस्ट एग्जांपल। अभी कि जिसका पेमेंट 12,000 है वो मार्केट जाएगा तो क्या करेगा, वो बड़े बड़े मॉल में नहीं जाएगा, वो छोटे से शॉप में जाएगा और वहां से क्लोथ्स को वियर करेगा जहां पे उसको नॉर्मल रेट में मिल जाएगी। अब जो क्या बहुत पैसा रहेगा वो क्या करेगा, मॉल में जाएगा, बड़े दुकान में जाएगा। आपको चीजें वही मिलने वाली है, बट क्या है, खाली वो मॉल का पैसा दे रहे हो आप मतलब आपके पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मनी है तो आप पे कर रहे हो। तो यही बात है कि जितना आपका इनकम रहेगा उससे आपके जीने का तरीका भी बढ़ता है। अगर आपका इनकम हाई है
तो आपका जीने का तरीका भी हाई रहेगा, आपका इनकम लो है तो आपका जीने का तरीका जो रहेगा, लाइफ में भी वो क्या रहेगा, लो रहेगा। अंडरस्टैंड। तो गवर्नमेंट भी बहुत शानी है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट भी जो भी वैल्यूबल है, जो मतलब कि बोलते हैं ना हाई डिमांडेड है, जो भी बोलते हैं देखो ये दिया कंज्यूमर गुड्स, जो भी मतलब कंज्यूमर हाई रेट में यूज करता है उसके ऊपर गवर्नमेंट चार्ज करती है। कितना चार्ज, 12% तक चार्ज करती है। जैसे कि आप घी यूज करते, आप जैम्स यूज करते, आप पिकल्स यूज करते, इससे आपको क्या है, आप एक्स्ट्रा चीज यूज कर रहे हो, आप लाइफ में जी रहे हो मगर एक एक्स्ट्रा चीज यूज कर रहे हो, तो इस पर गवर्नमेंट क्या करती है, हाई चार्ज करती है। अब सर्विसेज की बात करें, प्रिंटिंग जॉब वर्क, गेस्ट हाउसेस, कंस्ट्रक्शन वर्क। अब सिंपल बात है, जो भी आप बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग जो बनाता है वो कंस्ट्रक्शन वर्किंग जो करते हैं उस पर गवर्नमेंट क्या करती है, हाई वैल्यूबल थिंग पे चार्ज करती है जीएसटी। अब जॉब वर्क की बोलूं, आप बैनर प्रिंटिंग करते, जो बैनर छपाते उसमें भी क्या करती है गवर्नमेंट हाई, मतलब कि देखो उससे कुछ वो जरूरत है की चीजें है क्या, नहीं, वो एक्स्ट्रा चीज है। तो जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की चीजें उस पर गवर्नमेंट क्या करती है, हाई रेट चार्जेस करती है। ओके, अंडरस्टैंड। चलो अब क्या दिया है, स्टैंडर्ड रेटेड सेकंड स्लैब। अब फर्स्ट स्लैब ने हमने देख लिया जिसमें 12% करती है, अभी सेकंड स्लैब है जिसमें कितना करती है गवर्नमेंट, 18% करती है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, 18% करती है। जैसे कि बोले गुड्स, परफ्यूम, कंप्यूटर, ड्रामा, सिनेमा, बोलते हैं ना गुड्स। अब मैं बोलूं परफ्यूम, परफ्यूम क्या आपको जीने के लिए काम आएगा क्या, ऑल ओवर इंडिया में जितनी पब्लिक है क्या पूरी पब्लिक परफ्यूम यूज करती है क्या, नहीं। परफ्यूम कौन यूज करता है, जिसकी जीने का तरीका हाई रहता है, जिसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई रहता है, वो लोग परफ्यूम यूज करते हैं। अब मैं आपको बोल दूं कि आप एक तो पुअर विलेज में जाओ एंड एक आप सिटी में जाओ, तो जितना आपके सिटी में परफ्यूम यूज करते रहेंगे उतना विलेज में करते हैं क्या बच्चों, नहीं करते, क्योंकि उतना वो अज्यूम नहीं कर पाते, और सिटी में जितना अज्यूम करते हैं वो उतना परफ्यूम यूज करते। तो ये चीजें वहां मेंटेन करती है कि परफ्यूम मतलब कि जो बोलते हैं ना जरूरत नहीं है बट पब्लिक आपके डिसाइड अपने इच्छा से वो चीजों को यूज करती है, तो वैसे कमोडिटीज में गवर्नमेंट क्या करती है, हाई लेवल के जीएसटी को चार्ज करती है। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब बोले कंप्यूटर्स। आपका कंप्यूटर सबके लिए चीजें मतलब सबके लिए यूजफुल है क्या, कंप्यूटर यूजफुल है, सबके लिए यूजफुल है, मगर क्या कंप्यूटर सब लोग परचेस कर पाते हैं क्या, नहीं। ये कौन परचेस, जिसके पास बहुत सारा मनी है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जिसके पास स्किल्स है, जो लाइफ में कुछ कर रहा है वही कर पाता है। तो कंप्यूटर्स वगैरह पे क्या करती है गवर्नमेंट, हाई रेटेड चार्जेस करती है, और उससे वो जीएसटी निकाल के क्या करती है, आपका जो इन्वायरमेंट है उसको ग्रो करने में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे कि आपको पता है रेलवे, रेलवे तो अभी प्राइवेट था पहले, अभी पब्लिक हो चुका है, ठीक है, अभी प्राइवेट हो चुका, पहले गवर्नमेंट था अभी प्राइवेट हो चुका। तो धीरे धीरे आपको जो इकोनॉमिक्स वो बिकते जा रहे, ठीक है, आपको जो प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट के वो क्या हो बिकते जा रहे। तो जब आप परफेक्ट जीएसटी पे करोगे, जब आप प्रॉपर जीएसटी दोगे, जब गवर्नमेंट को अमाउंट मिलेगा, जब गवर्नमेंट का अमाउंट रेवेन्यू में जाएगा, तो आपका इकोनॉमिक भी क्या होएगा, ऑलमोस्ट ग्रो हो जाएगा। ओके चल, अब सर्विसेज की बात करें। अब जो भी पिक्चर बनाते हैं, जो सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार जो मूवीज बनाते, तो गवर्नमेंट क्या करती है, मूवीज के प्रॉफिट पे चार्ज करती है, मूवीज के प्रॉफिट पे जीएसटी चार्ज करती है बच्चों। अभी सपोज पिक्चर आया था बजरंगी भाईजान, अब बजरंगी भाईजान ने इनकम कितने का किया, समझ लो आप, बजरंगी भाईजान ने इनकम किया 22 करोड़ का, ठीक है। अब 22 करोड़ का इनकम कर रहे, तो उस पर गवर्नमेंट क्या करेगी, हाई रेट चार्ज करेगी, क्या करेगी, हाई रेट जीएसटी चार्ज करेगी, कि आप जितने प्रॉफिट में जाओगे उतना आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। अभी आप डीमार्ट जाते रहेंगे ना बच्चों, आप डीमार्ट से आप सामान लेते हैं ना, आप डीमार्ट से आप सामान देखना तो आपको नीचे लिखा रहता है कि आपने जीएसटी कितना दिया, आपने स्टेट गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पेड किया, वो दोनों कैलकुलेशन करके आपको नीचे दिया रहता है। तो आप जब भी डीमार्ट जाएंगे तो आपको जब भी वो रिसिप्ट मिलता है तो आप वो रिसिप्ट को पढ़ना, उसके अंदर क्या क्या रहेगा, आपने क्या क्या लिया वो रहेगा, आपने क्या क्या अमाउंट दिया वो रहेगा, आपको डिस्काउंट कितना दिया वो रहेगा, एंड आपने कितना जीएसटी पे किया गवर्नमेंट को एंड कितना स्टेट गवर्नमेंट को पे किया, आपको वो भी चीजें वहां मेंशन किया हुआ रहता है। तो कभी जाना तो प्लीज इस पे नोटिस करना और देखना। ओके चल, अभी क्या बोल रहा, हाईली रेटेड। अब सबसे हाई रेटेड मतलब कि सबसे हाईली, उससे ज्यादा किसी को गवर्नमेंट चार्ज नहीं करती है, 28% चार्ज करती है। कितना, 28%। तो उसमें गुड्स में क्या क्या आता है, जैसे कि लग्जरी आइटम बोलूं मैं, लग्जरी आइटम बोले मोटरसाइकिल हो गया, सिगरेट हो गया। अब टोबैको की प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, नशा पदार्थित। अब जो भी नशा की चीजें होता है, अभी जो बियर शॉप होते, वाइन शॉप होते, इस सब पे गवर्नमेंट क्या करती है, हाई रेट ऑफ रेट चार्ज करती है। पता है आपको
क्यों करती है? क्योंकि ये चीजें आपको हमेशा यूज करता है, क्या सबके लिए यूजफुल है? क्या नहीं, किसी के लिए यूजफुल नहीं है। बट ये क्या करती है, पब्लिक अपने डिजायर से करती है, अपने इच्छा से करती है। पब्लिक को उनका क्या लत लग जाता है, उनका क्या हैबिट हो जाता है, तो वो हैबिट के हिसाब से करती है। वो चीजें सबको जरूरत नहीं है, मगर आज के डेट में 95% लोग ड्रिंक करते। तो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है, किससे मिल रहा है? अल्कोहल से मिल रहा है। जैसे कि आपको बता दिया मैंने, वाइन शॉप, टैबेको मतलब सिगरेट्स, तंबाकू, ये सब चीजों पे गवर्नमेंट क्या करती है, हाई रेट चार्ज कर रही है, जिससे कि पब्लिक कम इसको यूज करे। मतलब कि अब टैक्स ज्यादा है, वो चीजें महंगा मिलेगी तो पब्लिक क्या करेगी, कम उसको अज्यूम करेगी। तो ऐसे जो भी चीजें जो आपको यूज नहीं है, जो आपको एसेंशियल नहीं है, आपको जरूरी नहीं है, वैसे चीज पे गवर्नमेंट क्या करती है, हाई रेट चार्जेस करती है। तो इस टाइप ऑफ जीएसटी गवर्नमेंट चार्ज करती है। जो आपको जरूरत की चीजें हैं उस पर गवर्नमेंट क्या करती है, कम चार्ज करती है। जो आपके एक्स्ट्रा मतलब कि रेगुलर यूज है उस पर थोड़ा करती है। जो आपको मतलब कि बोलते ना वैल्यूबल है, कि मतलब एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जिससे बढ़ती है, वैसा आपको यूज बढ़ रहा है उस पर और चार्ज करती है। मतलब गवर्नमेंट की जो जीएसटी है वो धीरे धीरे कैसे बढ़ते, ठीक है। तो जीएसटी के जो भी फॉर्मूला था आपने देख लिया कि किस चीजों पर जीएसटी कम होता है एंड किस पे ज्यादा होता है एंड किस पे नॉर्मल होता है। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग जीएसटी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। एंड जनरल एंट्रीज किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, उसके पोस्टिंग किस तरीके से करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो तब तक आप लोग ने ये लेक्चर देखा। आई होप कि आपको लेक्चर में जो भी डाउट्स रहेंगे, जो आपके जनरल वाउचर रहेंगे, जो आपके बैंक से रिलेटेड, चेक्स के रिलेटेड रहेंगे, वो हो गए। एंड आपके यूटिलिटी ऑफ क्या, आपके जनरल बनाने का यूटिलिटी क्या है, जनरल बनाने का आपका एसेंशियल चीजें क्या है, वो आपके क्लियर हो गए रहेंगे। एंड कि जीएसटी गवर्नमेंट किस किस चीजों पे पे करती है। एंड आपके जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब कि जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। अगर पूछा SGST पूछा, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऐसे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो आप लोग इजीली लिख के आ जाना, ठीक है। ओके बाय, तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर लेके बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट होएगा, जिसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे जीएसटी एंड द जनरल, किस तरह उसका फॉर्मेट होता है, किस तरह उसको पोस्टिंग किया जाता है। ओके, तब तक प्लीज कीप ऑन स्टडी ऑन रखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।